कोट की थी कि प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस क्या है। जैसे अगर एक साइड पे जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और अगर भले इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए दो कंडीशंस को जैसे अगर सेपरेट किया जाए, एक साइड पे जैसे आप देखिए सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हमने एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर के हवाले से भी डिस्कस किया था, पर यहाँ भी जैसे अगर हम देखें वाटर जैसे दोनों साइड पे जैसे हमें बराबर ही नजर आ रहा है, पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक साइड पे जैसे ज्यादा है, दूसरी साइड पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वाटर उसी डायरेक्शन में मूव करता है। रिजल्ट ये होगी कि सेमी परमिएबल के एक साइड पे जो पहले जैसे वाटर में सेम नजर आ रहा था लेवल, अब देखें ये थोड़ी सी रेज या इंक्रीज हो गई। कौन सी साइड का वाटर इंक्रीज हुआ? जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वाटर उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। जिस साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, वाटर उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार ऐसे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप सॉइल में या जमीन में जैसे अगर आप पौधे कोई लगाए, क्रॉप लगाए, फसल लगाए, जहाँ पे अगर वाटर जो है आप डेली बेसिस पे या उसको पीरियडिकली देते रहें, तो वाटर यहाँ पे हमेशा हायर कंसंट्रेशन में होगा। तो इस क्रॉप को या फसल को जो है लाइक एक वाटर हाइपोटोनिक सोल्यूशन की सूरत में मिलता रहेगा, और इसके लीव्स जो होंगे वो टर्जिड होंगे, और ये हमें फसल या कोई भी पौधा होगा हमें ग्रीन सा नजर आता है, उसके लीव्स ऐसे स्ट्रेच होते हैं। पर इसके मुकाबले में अगर आप एक ऐसा सॉइल जिसके अंदर वाटर कम हो और सॉल्यूट जो है मोर हो, सॉल्यूट अगर ज्यादा हो जाए, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाए, सॉल्यूट जो ज्यादा हो जाए, तो रिजल्ट ये होगी कि इस इवन प्लांट का भी वाटर जो है वो निकल के बाहर आ सकता है। देन इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना, आपको पता है शुरू में मुरझाए हुए होते हैं, और देन जो है इवन जो है ड्राई हो जाते हैं, और ये इस प्लांट की डेथ हो जाती है। क्योंकि बिकॉज सॉइल के अंदर जो है सॉल्यूट ज्यादा हो गए और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। इसी तरह से अगर इस जगह पे देख तो वाटर जो हायर कंसंट्रेशन में और सॉल्यूट कम कंसंट्रेशन में थे, वो वाटर जो है उससे प्लांट के अंदर जैसे एब्जॉर्ब हो रहा था। जितने भी ऐसे क्रॉप, फसलें, पौधे घर के अंदर इवन जैसे आप कॉमनली जो ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, तो अगर आप उनको पानी देंगे तो उनकी लीव्स आपको ऐसे स्ट्रेच नजर आएंगे, टर्जिड नजर आएंगे। पानी चंद एक दिन नहीं देते हैं तो उनके पत्ते मुरझाए होते हैं। वाई? बिकॉज जो सॉइल होता है उसमें अवेलेबल वाटर जो कम हो गया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो इस वजह से जो है ये ड्यू टू दिस एक्सोस्मोसिस, जब वाटर किसी भी प्लांट सेल के अंदर या किसी भी लाइक, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंड ओस्मोसिस। जब वाटर इंटर होता है सेल के अंदर, जब सेल से वाटर बाहर आता है किसी दूसरी मीडियम में जगह पे, तो उससे हम कहते हैं एक्स ओस्मोसिस। जब भी सेल से वाटर बाहर आए तो उसे हम कहेंगे एक्स ओस्मोसिस। जब भी ऐसी कंडीशन जब किसी सेल के अंदर वाटर इंटर हो तो उसे हम कहते हैं एंड ओस्मोसिस कहते हैं। मूवमेंट की डायरेक्शन वही सेट है, किस डायरेक्शन में वाटर को मूव होना है वो आपने जैसे सिक्स टर्म्स आपने पढ़े थे कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ वाटर मूव होना है, पर डिपेंड करता है कि अगर सेल के अंदर इंटर हो रहा है तो हम कहेंगे एंड ओस्मोसिस, डिपेंड करता है कि सेल से बाहर वाटर अगर जाए तो उसे हम कहते हैं एक्स ओस्मोसिस कहेंगे। डायरेक्शन वही सेम होगा। जैसे आप अगर आप देखें यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉइल के अंदर भी अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर जो है इस प्लांट सेल से भी इवन जो है बाहर आ सकता है, तो एक्सोस्मोसिस होगी। तो इस जगह पे आप देखें प्लांट के अंदर जो है इसके जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सॉल्यूट की जो कंपोजिशन होती है वो हायर होती है देन सॉइल की सॉल्यूट की कंपोजिशन की वजह से। तो इस वजह से क्या होता है कि वाटर जो है इस सेल के अंदर आता है तो वो एंड ओस्मोसिस। डायरेक्शन वही होगा जो ओस्मोसिस का जो सेट है किस कंसंट्रेशन से किस कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है।
होपफुली आपने इनकी कंसंट्रेशन को आपने नोट कर लिया होगा। वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ higher solute concentration. Water moves from hypotonic solution towards the region of hypertonic solution. Water moves from lower osmotic pressure towards the higher osmotic pressure. Water moves from higher osmotic potential towards the region of lower osmotic potential. Water potential. Water moves from lower osmotic potential towards the region of higher osmotic potential. जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिस जगह पे जिस साइड पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उस कंसंट्रेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल। ओस्मोटिक पोटेंशियल प्रीवियस टर्म था, अब इसको जो सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल। इसी तरह से एक और, जैसे हमें मजीद इसके अंदर एक दो और भी टर्म ऐड करने, बिकॉज फर्स्ट ईयर के अंदर यही सेम टॉपिक है पर जरा डिटेल में है, तो उनको इंटरलिंक करते हैं इन दोनों टॉपिक्स को, ओस्मोसिस को और उन दोनों को। जैसे एक दो टर्म है, नए टर्म है कुछ आप ये काम, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि इस प्लांट सेल का क्या एनवायरनमेंट है, हमने लिखा हुआ कुछ भी नहीं, आपको क्या नजर आता है? इस प्लांट सेल का एनवायरनमेंट क्या है? इस सेल का एनवायरनमेंट ये होता है कि लाइक यहाँ पे हाइपरटोनिक और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है हायर है, तो इस वजह से जो वाटर जो है मुसलसल अंदर आता रहेगा, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वाटर इस सेल के अंदर आएगा। जब इस सेल के अंदर वाटर आएगा तो यहाँ पे एक ओस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। तो आपको पता है कि जिस साइड पे वाटर ज्यादा जाता है तो वहां पे हायर ओस्मोटिक प्रेशर होता है। जिस साइड पे वाटर ज्यादा जाता है, जैसे आपने देखा कि हायर कंसंट्रेशन, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, वहां पे जो ओस्मोटिक प्रेशर जो है ज्यादा हो जाता है। जैसे ओस्मोटिक प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद आपको पता है फर्दर ओस्मोसिस नहीं होती, एक स्टेज ऐसा आएगा। इसी तरह से जैसे गाड़ियों की टायर के अंदर एक जब हवा या एयर जो डाली जाती है, एक स्टेज ऐसा आता है तो फर्दर अपटेक ऑफ एयर जो है उसके अंदर नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल की वजह से जो फर्दर वाटर जो है प्रिवेंट होता है, इंटर होने से रोक जाता है, बिकॉज ये सेल जो है पानी से भर गया है, टर्जिड हो गया है। जब भी कोई एक सेल पानी से भर जाता है, टर्जिड हो जाता है, तो फर्दर अपटेक ऑफ ऑस्मोसिस नहीं होती है। तो फर्दर अपटेक ऑफ ऑस्मोसिस क्यों नहीं होती है? बिकॉज यहाँ पे एक हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है, वही हायर ऑस्मोटिक प्रेशर फर्दर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक लेता है, फर्दर एंट्री ऑफ वाटर है उसको प्रिवेंट करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की पहली डेफिनेशन हम नोट करेंगे, पढ़ेंगे कि इट इज प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इनटू इट। ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इन इट, सेल के अंदर जब वाटर की एंट्री होती है तो एक प्रेशर जो डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और आगे क्या होगा, जैसे वाटर वो टर्जिड हो जाएगा तो इट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप वाटर, फर्दर वाटर की एंट्री इस सेल के अंदर इस वजह से नहीं होगी कि बिकॉज यहाँ इसके अंदर जो है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, तो फिर जो फर्दर स्टॉप हो जाएगा, वाटर एंटर नहीं होगा। जैसे इस सेल के अंदर ये वाटर आ गया, भर गया, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं टर्जिड सेल। सच सेल इज कॉल्ड द टर्जिड सेल। जब वाटर से फुल हो जाता है तो उस सेल को कहते हैं टर्जिड सेल। कंडीशन इज कॉल्ड, आपको पता है, टर्जिडिटी। कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। कंडीशन को हम कहेंगे टर्जिडिटी। सेल जब पानी से भर गया तो ऐसे सेल को हम कहेंगे टर्जिड सेल कहेंगे। जब भी एक टर्जिड हो जाता है तो एक तरह से प्रेशर डेवलप होता है इसके अंदर टर्जिड होने के बाद। वो प्रेशर किस पे आता है? वो प्रेशर आता है वाल्व्स पे, बिकॉज अंदर जब ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है तो अल्टीमेटली उस प्रेशर का लाइक इफेक्ट ये होगा कि वाल्व्स पे प्रेशर देता है, वाल्व्स पे प्रेशर दे। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को कहेंगे टर्गर प्रेशर। जब भी एक सेल टर्जिड हो गया, पानी से भर गया, उसका प्रेशर वाल्व्स पे आता है, तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ये प्रेशर क्यों डेवलप हुआ था? ये प्रेशर इस वजह से डेवलप हुआ था, वाटर एंटर हुआ था। ये प्रेशर क्यों डेवलप हुआ है?
ये प्रेशर इस वजह से डेवलप हुआ है बिकॉज ये सेल टर्जिड हो गया था, पानी से भर गया था। अब इसका जो प्रेशर है इसकी वाल्स पे आता है, दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। वाटर की जब एंट्री हुई है, सेल टर्जिड हो गया है, पानी से भर गया है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ है दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर का इफेक्ट किस पे होता है? टर्गर प्रेशर का इफेक्ट वाल्स पे आता है। ये देखें, इसमें जो है वाटर की एंट्री हुई है, टर्जिड हुआ है, टर्जिड होने के बाद जैसे वाल्स पे, तो द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, जाहिर है इसका जो अब लिविंग मैटर जो भी होगा, अब नाउ इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, एक्सर्ट करेगा प्रेशर किस पे? वाल्स पे करेगा, अगेंस्ट द सेल वॉल, अगेंस्ट द सेल वॉल एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर। वाटर जब एंटर हुआ है उसके बाद जो प्रेशर हुआ है दैट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर, आल्सो कॉल्ड जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। सेल जब टर्जिड हुआ, वाटर से फुल हुआ, और देन जो है उसने प्रेशर जो डेवलप किया किस पे किया? वाल्स पे किया, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। एक और मजीद टर्म है, बुक में नहीं है, पोटेंशियल क्रिएटेड बाय सच प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल, आल्सो कॉल्ड द टर्गर प्रेशर। ठीक है, इसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। एक और भी मजीद टर्म है, लाइक ओस्मोटिक पोटेंशियल इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। जैसे प्रीवियस हमने इलस्ट्रेशन में देखा, जिस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल। जिस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगी। जिस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, देन ये वाटर को अलाउ नहीं करेंगे कि इस जगह पे चला जाए, ये अलाउ नहीं करेंगे, वाटर को एस्केप होने से रोक लेता है, लाइक ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। और सॉल्यूट पोटेंशियल का प्रीवियस टर्म था ओस्मोटिक पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल, ओस्मोटिक पोटेंशियल। जितना सॉल्यूट पोटेंशियल हायर होगा इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, जितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल हायर होगा तो वाटर को एस्केप होने नहीं देगा, वाटर को उस दूसरी साइड पे, सेमी परमिएबल साइड के उस साइड पे एस्केप होने नहीं देता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल, या क्या कहेंगे और ओस्मोटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो होपफुली आपने इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी को ओस्मोसिस के हवाले से सीख ली। अब जो हम थोड़ा सा एसटीबी बुक की चल रही थी जो पॉइंट्स हैं उन पे आते हैं एसटीबी के हवाले से, एसटीबी के हवाले से। तो पेज नंबर 4 पे आप आएंगे, एसटीबी पेज नंबर 4, ठीक है ना। यहाँ एसटीबी पेज नंबर 9 है पुराना, मुझे नहीं 9 है पुराना, कितनी जगह दी थी कौन जगह दी चेंज की है। तो बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द बॉडी हेडिंग है एसटीबी पेज नंबर 4 पे आप आएंगे, एसटीबी पेज नंबर 4 में। थर्मोडायनामिकली स्पीकिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन है, जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन है, आपको पता है कि वहां से वाटर मूव होके किधर आता है, जहाँ भी वाटर की लोअर कंसंट्रेशन है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इन द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, जहाँ पे वाटर हायर कंसंट्रेशन है, इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे वाटर लोअर कंसंट्रेशन है उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है कि वो वहां से लूज हो सके। पोटेंशियल एनर्जी किसमें ज्यादा है? जहाँ पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन होती है। दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज वाटर पोटेंशियल। इससे पहले भी हमने जैसे टर्म पढ़ा था, वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल कहाँ पे होता है? जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन होती है। So generally it can be defined as the capacity of a living system to lose water molecule. वाटर मॉलिक्यूल किस साइड से लूज होते हैं? जहाँ पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन होती है वहां से लूज होते हैं, जहाँ पे वाटर की लोअर कंसंट्रेशन होती है वहां पे वाटर जो है गेन होता है। तो इसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल कहते हैं। दो मजीद टर्म है छोटे से टर्म डेफिनेशन वाइज, और भी उनको हम देखेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज बायोलॉजिकली एक्सप्रेस्ड एज वाटर पोटेंशियल इन केस ऑफ प्लांट्स, और वही ऑस्मोटिक प्रेशर इन केस ऑफ एनिमल्स which shows the relative amount of water and solute। तो पूरा ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर आपने देखा था, तो जिस जगह पे वाटर की हायर कंसंट्रेशन होती है, वाटर की हायर कंसंट्रेशन, वहां से वाटर लूज होगा। जिस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होती है उस साइड से कभी भी वाटर लूज नहीं होगा।
जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी इट अट्रैक्ट्स वाटर मॉलिक्यूल, जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होगी तो वो वाटर को उस साइड से एस्केप होने से रोक लेता है। तो इन दोनों का मकसद यही है, वाटर और सॉल्यूट का जैसे बैलेंस है। इस हवाले से 6 डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं, 6 डायग्रामेटिक क्वेश्चन आते हैं हमारे बुक के अंदर, इनकी तस्वीरें भी मौजूद हैं। हम एक एक करके इनको देखेंगे और आपसे चंद एक थोड़े से सवाल भी पूछेंगे स्टूडेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल। पहले हम प्लांट सेल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल, आप इसमें क्या अंदाजा लगाएंगे? फॉर एग्जांपल ये कौन सा इन्वायरमेंट है, इसकी सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है आपको कौन सा नजर आ रहा है? इसमें आपको कौन सा इन्वायरमेंट, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है क्या नजर आ रहा है? इस सेल के बाहर का इन्वायरमेंट आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट आप जैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये जो एरोज होते हैं ना, जिसमें आपको वाटर की मूवमेंट का डायरेक्शन का पता चलता है, कि देखें इसके अंदर वाटर जैसे मूव अंदर भी हो रहा है और बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब है कि इस सेल के अंदर नेट गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगी। जितनी लाइक वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर होगी उतनी जो है बाहर जाएगी। तो ऐसा एनवायरमेंट होगा, हम उसे कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन वाला एनवायरमेंट है। इस सेल, प्लांट सेल के बाहर है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन वाला एनवायरमेंट है। इसी तरह से अगर देखें इस सेल से आप क्या, इस एनवायरमेंट से आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये एनवायरमेंट है, बाहर का एनवायरमेंट है हाइपोटोनिक। तो हम कहेंगे कि अगर प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो वाटर उस सेल के अंदर दाखिल होगा। ये वाटर की एंट्री जैसे हो रही है, यू नो वेरी वेल कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इस जाहिर सेल के अंदर का जो एनवायरमेंट था वो हाइपरटोनिक था, बाहर का हाइपोटोनिक था। इसी वजह से वाटर की मूवमेंट हुई थी इस सेल के अंदर, इसी वजह से वाटर की मूवमेंट हुई थी उस सेल के अंदर। जैसे ये एरोज है ना, आप इनसे अंदाजा लगाएंगे कि वाटर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, नंबर 1। और उसी से आप अंदाजा लगाएंगे कि बाहर का एनवायरमेंट क्या है, सोल्यूशन क्या है। ओस्मोसिस का भी एक्सपेरिमेंट जो है वो आपके जहन में होना चाहिए, और फिर जो है वाटर की मूवमेंट इस हवाले से आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि लाइक यहाँ पे इस सेल से जो वाटर जो है बाहर जा रहा है, इस सेल से वाटर बाहर जा रहा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि एनवायरमेंट क्या है। तो यकीनन ऐसा सराउंडिंग वाला एनवायरमेंट होगा, वो होगा हाइपरटोनिक एनवायरमेंट होगा, और ये जो एनवायरमेंट होगा हाइपोटोनिक होगा। इसी वजह से वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक। तो ये पूरा वाटर जो है सेल से जा रहा है, और मोर ओवर ये सेल वाल अभी भी इंटैक्ट पड़ी है, पर इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो रहा है। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो रहा है, नैरो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसके अंदर टर्जिडिटी की कंडीशन है। देखें आप, प्रेशर वाटर की एंट्री की वजह से सेल वाल पे प्रेशर आता है। सच सेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल, ऐसे सेल को कहेंगे टर्जिड सेल कहेंगे। ये सेल होता है इसके अंदर जैसे ना तो पानी अंदर जितना आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, तो कोई नीट गेन ऑफ वाटर इनटू द सेल ये नहीं है। इस वजह से ये सेल खाली सा नजर आता है, जिसे हम कहते हैं फ्लैसिड कहते हैं। पर ये सेल जिस तरह से पानी इसका जो बाहर जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद जैसे ये पूरा प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कॉन्ट्रैक्ट होकर नैरो हो जाएगा, और इस कंडीशन को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। श्रिविल्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, जिसकी वजह से जो एक्स ओस्मोसिस हो गई, ये कंडीशन है वो एक्स ओस्मोसिस है। जैसे आपने लोअर क्लासेस के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी होगी प्लाज्मोलाइसिस की, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, the shrinkage of protoplasm due to exosmosis, the shrinkage of protoplasm due to exosmosis, due to exosmosis, exosmosis की वजह से shrinkage of protoplasm हुई है। when placed in a hypertonic solution, when placed in a hypertonic solution, वही सेम कंडीशन जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर प्लांट्स को आप पानी ना दें, यकीनन सॉइल के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो सेल का वाटर जो है बाहर जा रहा है, ये एक्सोस्मोसिस होगी, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो काफी ऐसे सवाल आते रहते हैं जिसके अंदर ये नहीं लिखा होता है कि यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है कि एक्सोस्मोसिस, आप समझेंगे ये नहीं लिखा होता है कि इसका जो है एनवायरनमेंट क्या है, लाइक नहीं लिखा होता, बिल्कुल डायग्राम के अंदर नहीं लिखा होता है। कभी कभार ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें
हाइपरटोनिक सोल्यूशन लिखा होता है, वाटर की मूवमेंट किस तरफ होनी है, सेल से बाहर जानी है या नहीं जानी है, अंदर आनी है, क्या होना है। तो ऐसे सवाल डायग्रामेटिक क्वेश्चन मेनी टाइम जैसे पहले भी टेस्ट में कभी आए थे, तो आप हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशन रखें। कोई भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको ओस्मोसिस की जो है इलस्ट्रेशन वो आपके जहन में होगी, 6 फंडामेंटल जैसे डेफिनेशन है वो आपके जहन में होगी, तो ही जो आप इस सवाल को जो है उसका सही ऑप्शन उस तक आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे देखें, आप अपनी लॉजिक को यूज करें, वाटर जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। इसी तरह से वाटर जब सेल के अंदर आ रहा है तो बाहर का एनवायरनमेंट यकीनन हाइपो है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, और अंदर इस सेल का जो एनवायरनमेंट होगा हाइपर होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, बिकॉज वाटर की मूवमेंट हमेशा हाइपो टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन होती है। इसी तरह से यहाँ का एनवायरनमेंट, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट हाइपो और बाहर का जो एनवायरनमेंट है हाइपरटोनिक है, तभी जो वाटर लूज हुआ है। अब इसको कंपेयर करेंगे हमने एनिमल सेल के साथ। ये प्लांट सेल के अंदर जो 3 कंडीशन है, और इसमें आपने देखा कि प्लांट सेल के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा होता है, प्लांट सेल के लिए बेस्ट ऑप्टिमम एनवायरनमेंट कौन सा होना चाहिए, जिसमें जैसे प्लांट बेहतर तरीके से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, जिसे हम कहते हैं हेल्दी कंडीशन कहते हैं, वो होती है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर रखा जाएगा तो वो हेल्दी कंडीशन होगी। आइसोटोनिक इस प्लांट को नेट मूवमेंट ऑफ वाटर गेन के हवाले से कोई मदद नहीं देता है, इसके अंदर तो वाटर लूज हो रहा है, तो इस वजह से ये भी कहेंगे कि ये प्लांट सेल के लिए कोई बेहतर कंडीशन नहीं है। ना जिस तरह से हाइपरटोनिक कंडीशन बेहतर है, ना आइसोटोनिक कंडीशन बेहतर है। एनिमल सेल के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन की होती है, नॉर्मल कंडीशन जो होती है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन होती है, बिकॉज अगर एनिमल सेल को अगर हम देखें, ये कौन सा एनवायरनमेंट होगा अगर देखा जाए, बस्ट हो रहा है, आरबीसी बस्ट हो रहा है, आरबीसी बस्ट हो रहा है, कौन सा एनवायरनमेंट होगा, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक था, तभी जो है वाटर जो एंटर हुआ है, वाटर एंटर हुआ है, तो इसमें सेल वाल तो नहीं है, जस्ट सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाती है, बस्ट हो जाती है। जैसे आम एक गुब्बारा होता है, इस गुब्बारे के अंदर कैपेसिटी से ज्यादा जैसे एयर जाती है तो वो बस्ट हो जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से गाड़ी का टायर नहीं था कि फर्दर अपटेक ऑफ एयर उसको रोक ले, बट ये जो है जस्ट एक गुब्बारा था, ज्यादा एयर आई तो ये बस्ट हो गया। तो यानी इस कंडीशन में भी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी एनिमल सेल को रखेंगे तो डेथ हो जाएगी। इसी तरह से एनिमल सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में रखेंगे तब भी जो है उसकी डेथ होती है। एनिमल सेल के हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तब भी डेथ होगी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तब भी डेथ होगी। आइसोटोनिक कंडीशन ये मेंटेन होनी चाहिए, आइसोटोनिक कंडीशन इज अ हेल्दी कंडीशन, ना फकत आरबीसी पर हमारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनके बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड है, उसका ये मीडियम ऐसा मेंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा मीडियम मेंटेन नहीं होगा तो दोनों कंडीशन के अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा तब भी बस्ट, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा तब भी जैसे डेथ हो जाती है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन होना चाहिए। तो ब्लड आरबीसी के हवाले से एक टर्म इस्तेमाल होता है, जब ये एक्स ऑस्मोसिस होगी, श्रिंकेज होगी, उसके लिए क्रीनेशन लफ्ज इस्तेमाल होता है, हमारे बुक में नहीं है मेंशन, तो आप लफ्ज नोट करेंगे क्रीनेशन, ये जो है क्रीनेशन का अमल है। शिरविल श्रिंक के लिए लफ्ज इस्तेमाल भी होता है, श्रिंक के लिए शिरविल लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रीनेशन जस्ट आरबीसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब उसके अंदर श्रिंकेज होती है, वाटर उसका जो लूज होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रीनेशन, उससे क्रीनेशन कहते हैं। जस्ट आरबीसी के लिए होती है, जस्ट आरबीसी के लिए, सब के लिए नहीं होती है। तो आप इस प्लांट सेल का क्या नाम देंगे, इस प्लांट सेल का प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और कंडीशन कौन सी है, प्लाज्मोलाइसिस है, सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो आपने देखा होगा कि जब फसलों को पानी नहीं मिलता है तो फिर मुरझा जाते हैं, और मजीद अगर पानी ना दिया जाए तो दिन मर जाते हैं। पर थोड़ी बहुत अगर जिंदा होते हैं, आपको पता है कि दूसरा लाइक आप पानी दें पीरियडिकली, या थर्ड डेजर्ट के अंदर जो है बारिशें ना हो, पत्ते भी गिर जाते हैं, बट थोड़े से ग्रीन वगैरह जिंदा होते हैं, बारिश एक आ जाती है तो दिन दोबारा से।
तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर वापस प्योर वाटर के अंदर रखा जाए तो कंडीशन इज कॉल्ड द डीप्लाज्मोलाइसिस, सच सेल इज कॉल्ड द डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फ्रेश वाटर, एक जिस तरह से लाइक प्योर वाटर का एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा, प्योर वाटर जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, तो उसके रिजल्ट में वापस वो टर्जिड हो सकता है। इस कंडीशन को कहेंगे डीप्लाज्मोलाइसिस, और ऐसे सेल को कहेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल, डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो होपफुली आपने ये लफ्ज सीखे हुए। एक छोटी और मजीद इलस्ट्रेशन बनाते हैं और उसके जरिए देना आप यकीनन समझ जाएंगे। जिस तरह से एक ऐसी लाइक हम कंडीशन बनाते हैं सेल की कंपोजिशन, एक है जस्ट सेल की कंपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, ये सेल है, इसके अंदर 20% हम कहते हैं सॉल्यूट है, 20% सेल के सॉल्यूट है और 80% जो है सॉल्वेंट है, 80% सॉल्वेंट है। ये एक ऐसा सेल जिसके अंदर जो है 20% सॉल्यूट है और 80% सॉल्वेंट है, प्रोटोप्लाज्म है जस्ट। इसी तरह से ये भी सेम सेल, जैसे 20% जैसे सॉल्यूट है वही सेम, और 80% सॉल्वेंट है, दैट इज द वाटर। इसी तरह से ये भी सेल जिसके अंदर 20% जैसे सॉल्यूट्स हैं और 80% सॉल्वेंट है, 80% सॉल्वेंट है। अब हम इसको जो है इन्वायरमेंट, इसका जो इन्वायरमेंट कैसे इन्वायरमेंट में हम रखते हैं, इस सेल को किस इन्वायरमेंट में रखते हैं, इस सेल को किस इन्वायरमेंट में रखते हैं। अगर इन्वायरमेंट एक ऐसा हो, इन्वायरमेंट ऐसा हो जिसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर भी 20% सॉल्यूट हो, इन्वायरमेंट के भी 20% सॉल्यूट हो और 80% इस इन्वायरमेंट के अंदर वाटर हो। इसी तरह से ये जो इसका एनवायरनमेंट, इसके अंदर अगर हम 40% सॉल्यूट रखें और 60% वाटर रखें। इसी तरह से ये सेल है, इसका एनवायरनमेंट जिसके अंदर अगर हम 10% सॉल्यूट रखें और 90% वाटर रखें, तो आप इनकी नेम क्या देंगे, इस सोल्यूशन का नेम क्या देंगे। ये सारे जो है प्रॉब्लम जो होते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं कि एक सेल है जिसके अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन 20% है, ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि ये हाइपो है, हाइपर है। आप ऐसे ना समझें कि हम जो पढ़े हैं वो इसी तरह के सवाल आएंगे। एक ऐसा सेल है जिसके अंदर 20% सॉल्यूट है और 80% सॉल्यूट है, पर उस सेल को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जिसके अंदर 40% सॉल्यूट है और 60% वाटर है, तो आप कहेंगे हमने ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, वही सेम है। तो ये जैसे 20% है, ये सॉल्यूट को देखें, स्पेशली जो है सॉल्यूट को देखें, 20% सॉल्यूट है बिकॉज सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के हवाले से जो उसके टाइप्स बनते हैं ना, तो सेम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है तो ये आइसोटोनिक हो गया, ये हो गया आइसोटोनिक सोल्यूशन हो गया। जब सेम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है आइसोटोनिक, इधर सॉल्यूट 20% है, उससे ज्यादा मोर है, तो ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें इस साइड पे जैसे 20% सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट 10% कम है, तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। तो आप एक से ज्यादा लाइक जो एंगल्स होती हैं उस हवाले से आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह के इनमें जो है सवाल आ सकते हैं। किसी भी तरह से सवाल आए पर आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें, अलर्ट रहें कि इसके अंदर किस किस्म की जैसे रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है। सेल तो वही सेम है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, इसका जो सेल का अपना एनवायरनमेंट, बट उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो आपको पता है कभी भी सेम सिमिलर नहीं होता है, वेरिएबल होता है, इट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू चेंज, तो चेंज होता रहता है। तो उसके अंदर जब चेंज होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो आप इसमें जैसे नोट करेंगे चीजें। ठीक है, इस पैटर्न के तहत जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, होपफुली आपने गेन किया होगा कि अब जो टेक्स्ट पढ़ा है ना उसके अंदर वही 6 कंडीशन है, तो इसमें हम जो इतना ज्यादा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा एक प्लांट्स की तरफ आते हैं। 4 किस्म के अकॉर्डिंग टू ओस्मो रेगुलेशन, 4 टाइप के प्लांट्स हैं ओस्मो रेगुलेशन के हवाले से। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स हेडिंग देंगे
और उसके अंदर 4 किस्म के जो है प्लांट्स होते हैं। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, तो उसके जो 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 जैसे हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो लफ्ज की मीनिंग ये होती है वाटर होती है, वाटर भी कौन सा, फ्रेश वाटर, ठीक है। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है हेलोफाइट्स, हेलो रेफर्स टू साल्ट, फाइटो रेफर्स टू प्लांट्स, साल्ट की कंसंट्रेशन, यानी ऐसे सॉइल के अंदर रहते हैं जहाँ पे साल्ट हायर कंसंट्रेशन हो, जैसे समंदर के किनारे के कोस्टल एरिया के जो रीजन्स होते हैं, या और भी कहीं भी ऐसी जमीन होती है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ऐसे प्लांट्स को कहेंगे हेलोफाइट्स। तीसरी कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं मीजोफाइट्स कहते हैं। मीजो लफ्ज की मीनिंग होती है मॉडरेट, दरमियाना, ना पानी ज्यादा ना कम, ना साल्यूट इतने ज्यादा ना कम। चौथी कंडीशन जैसे प्लांट्स के हवाले से जीरोफाइट्स, जीरो लफ्ज की मीनिंग होती है ड्राई, जीरो लफ्ज की मीनिंग होती है ड्राई, जैसे डेजर्ट्स वगैरह होते हैं या स्टीप हिल्स होते हैं, वहां पे रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स। ZERO जीरो जैसे फिगर है, और XERO इसका मतलब होता है ड्राई होते हैं। तो ये 4 किस्म के जो प्लांट्स हैं, आप नाम से भी इनका जो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है। हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। इसी तरह से जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, आपको पता, पहली कैटेगरी पे आते हैं हाइड्रोफाइट्स, जैसे अभी हमने नोट किया, हाइड्रोफाइट्स जो फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स के अंदर रह सकते हैं। तो हम एक पॉन्ड वाटर जैसे बनाते हैं कि जैसे ये पॉन्ड है, फ्रेश वाटर बॉडी है, और इस फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर जैसे ये वाटर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कितनी उनकी कैटेगरीज होती है। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो टोटली पानी के नीचे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टोटली सबमर्ज प्लांट्स, टोटली सबमर्ज प्लांट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड टोटली सबमर्ज प्लांट्स। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पार्शियली होते हैं और फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, जिनके अंदर ये होता है कि इनकी रूट वगैरह मड के अंदर फिक्स होती है, और उनकी लीव्स बड़े बड़े होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, और फ्लावर्स भी होते हैं। फ्लोटिंग और पार्शियली सबमर्ज प्लांट्स होते हैं। एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके कुछ पार्ट्स जो है इस वाटर के अंदर होते हैं और कुछ पार्ट्स जो है वो बाहर आते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इमरजेंट प्लांट्स। इमरजेंट प्लांट्स ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स आपने कई ऐसे प्लांट्स देखे होंगे वाटर बॉडीज के नजदीक, इस जगह पे जैसे होता है ना, वो किनारे या शोर पे रहने वाले, बिकॉज डायरेक्टली वाटर यहाँ पे नहीं आ रहा है, शोरलैंड, शोर या किनारे पे रहने वाले प्लांट्स, फ्रेश वाटर बॉडी के किनारे के साथ। जैसे आपने गांव देहातों में देखा होगा कि कैनाल है या कोई ब्रांच है पानी की गुजर रही है, तो देन साइड में जो शोर या किनारा होता है वहां पे प्लांट होते हैं। तो ये सारे जो है ना हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी में थे। पर आप जैसे देखें इसके अंदर हमने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है ज्यादा, आपको क्या नजर आ रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा है, फ्रेश वाटर जो बहुत ही ज्यादा पड़ा है, तो इस वजह से इनको कोई डिफिकल्टी नहीं होती है इन प्लांट्स को कि वाटर कैसे ऑब्टेन किया जाए। तो बहुत ही ज्यादा हाई जैसे वाटर की कंसंट्रेशन मौजूद है, तो इन प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल रखने की जरूरत नहीं है, क्यूटिकल नहीं होता है। इसी तरह से जो है इनकी स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं, भले जिस तरह से वाटर लूज होता रहे कोई इश्यू नहीं है। और इसी तरह से लीव्स जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, लीव ब्लेड, या जिसे आप लीव्स लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेमिना भी बड़े बड़े होते हैं। आखिर में जैसे एक एग्जाम्पल नोट करेंगे, बुक के अंदर है हाइड्रीला एग्जाम्पल है, पर आप आई थिंक 259 पेज होगा, क्या होगा आगे आप देखें, 259 259 259 पेज केड़ो है, आइए 259 पेज पे आप आएंगे, तो उसमें काफी सारे और भी प्लांट्स हैं जिनके नेम आपको नजर आ रहे हैं। तो ये भी सारे हाइड्रोफाइट्स की कैटेगरी है, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं ये सब हाइड्रोफाइट्स हैं, ये सब हाइड्रोफाइट्स हैं। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये सब हाइड्रोफाइट्स है। फ्रेश वाटर पॉन्ड इकोसिस्टम के हवाले से जो प्लांट्स हैं ये सब वाटर लिली, हाइसिंथ, इकोर्निया, ये सब जो है लाइक आपको पता है
फ्रेश वाटर जो प्लांट्स होते हैं, जिनकी एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। ये ऐसे प्लांट है जिनको अगर हम कंपेयर करें ना, तो ये पानी बहुत ही ज्यादा है, तो कंपेयर करेंगे ऐसे लोग जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से जीरो फाइट, ऐसे लोग जिनके पास पैसे कम हो। पैसे ज्यादा, भले ज्ञान होता रहे तो कोई इशू नहीं, बिकॉज पैसे बहुत ज्यादा है। पैसे कम, तो इनका ज्ञान भी जैसे बहुत ही कम ना होने के बराबर वो जाया करेंगे। और हर एक पैसे को जब खर्च कर रहे होते हैं तो उसको जरा देखते हैं कि हाँ, हमारे पास पैसे कम है और किस तरह से खर्च किया जाए। और ये तो अवेलेबल वाटर भी बहुत ज्यादा खर्च हुआ, तो खर्च का मतलब है ट्रांसपैरेशन। भले ट्रांसपैरेशन होती रहे, कोई इशू नहीं, बिकॉज अवेलेबल वाटर जो बहुत ही ज्यादा पड़ा है, वाटर को ऑब्टेन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, इतना मुश्किलात नहीं होती है। तो इस वजह से जो है इनकी आप इस तरह से आप इनको थोड़ा सा लेमेंस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। जैसे जीरो फाइट्स होते हैं, इन प्लांट्स में वाटर को ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे जैसे गरीब लोगों के पास जैसे पैसा हासिल करना मुश्किल होता है। देन उसको सेव करने के बाद इनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजीज है सेव करने की, उसमें कोई सेविंग की स्ट्रेटजी नहीं है। जैसे कपड़ों का नया ब्रांड है, चलो लेते हैं, आज नया आया है। मोबाइल नया आया है, पुराना फेंको, नया लेते हैं, चलो। गाड़ी नहीं है, चलो गाड़ी नहीं लेते, बिकॉज अवेलेबल जो पैसा उनके पास जो है बहुत ही ज्यादा है। पर ये लोग होते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, तो आपको पता है उनका खाना पीना, घर, उठना बैठना, हर लिहाज से आप देखेंगे उनके अंदर वो सादगी व बचत की मैकेनिज्म नजर आती है, उनमें कोई बचत की मैकेनिज्म नजर नहीं आती है। तो ये जो जीरो फाइट्स होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो ये डेजर्ट है हमारा, जैसे थर डेजर्ट है, स्टीप हिल्स है, तो वहां पे सॉइल में वाटर कम होता है, फिर भी प्लांट्स अपने आप को जिंदा रखते हैं। काफी सारी स्ट्रेटेजीज होती है इनमें। जो थिक क्यूटिकल होता है, लीव्स जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और स्ट्रोमेटा जो तादाद कम होती है, स्ट्रोमेटा छुपे हुए होते हैं। और इसी तरह से कभी कभार इवन लीव्स को भी गिरा लेते हैं। तो डीप वर्टिकल रूट्स होती है, हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं। स्टेम जो होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके अंदर जो है वाटर को स्टोर करने की टिश्यूज जैसे मौजूद है, पैरेन्काइमा, सिक्यूलेंट और जूसी प्लांट। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज है। और हम कल जैसे स्टार्ट करेंगे हेलोफाइट्स को। टाइम आए मिनट बताए हेलोफाइट, कल करें, सुबह नहीं करें, ले लगो। कल तो हमें हेलोफाइट्स को देखेंगे, तो हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स। सी